नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग दूसरों के अनुभव से सीखते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर सीखते हैं, कुछ लोग दूसरों को देख देख कर सीखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। पर आज महाराष्ट्र में जो संकट है उसका केंद्र कौन है? उसका केंद्र है उद्धव ठाकरे। शायद उद्धव ठाकरे को यही नहीं पता कि शिवसेना क्यों है, किस काम के लिए बनी है और कैसे बनी। इसका अनुभव आज तक शायद उन्हें नहीं लगा, सही से वो समझ नहीं पाए कि शिवसेना क्या है। अगर किसी बीमारी का कोई डॉक्टर इलाज करता है तो बिना डायग्नोसिस के जो इलाज होता है वो सही नहीं हो पाता। डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है इलाज के लिए। तो उसी तरह 1966 में इस शिवसेना का गठन हुआ। इस गठन के बाद मुंबई में उन्होंने एक आंदोलन किया जो था साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स के ऊपर, सिटीज़ के ऊपर, जो सिटीज़ के साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स थे उसके ऊपर, जिस आंदोलन का नाम था मद्रासी भगाओ आंदोलन। इस तरह से वो दक्षिण भारतीय लोगों को अपने प्रदेश में रहने देना नहीं चाहते थे और इनको भगाना चाहते थे। तो यही आंदोलन था। पर आगे जाकर शिवसेना को दिखा कि इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। तो उन्होंने इसके अलावा जो विरोध किया, वो विरोध के बाद जो इनका आंदोलन आया वो आया मराठी मानुष। जो मराठी मानुष था उनके लिए, उनकी संस्कृति के लिए, उनकी भाषा के लिए कुछ करना चाहिए, इस तरह का इन्होंने आंदोलन किया, एक संगठन बनाया। जिसके बाद इसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने बातचीत की, लोगों को आश्वासन दिया, मराठी मानुष नाम से एक जो संगठन बनाया और इसको आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, बीपी सिंह का अपनी राजनीति में एक मास्टर स्ट्रोक आ गया। वो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना चाहते थे। अब शिवसेना के सामने एक बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया। शिवसेना को समझ में आ गया था, बाला साहब ठाकरे को समझ में आ गया था कि ये जो जातीय राजनीति है इस पर वह लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद शिवसेना की मजबूरी बन गई हिंदुत्व का साथ लेने की, हिंदुत्व के साथ चलने की। तो बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व का साथ लिया, अपने साथ हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़े। जिसके बाद पहली बार इनकी पार्टी सत्ता में आई। कब आई? 1995 में। 1995 में इनकी पार्टी पहली बार सत्ता में आई। और किसके विरोध में आई? विरोध में आई शरद पवार के, जो कि उस समय पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। शरद पवार उस समय मुख्यमंत्री थे। जिसके बाद जो बीजेपी की सरकार बनी, शिवसेना की सरकार बनी। इसके बाद उद्धव ठाकरे ये बेसिक बात भूल गए कि जो शिवसेना के द्वारा किया गया विरोध था शरद पवार के खिलाफ, शरद पवार के खिलाफ उसकी बड़ी भूमिका थी इस पार्टी को आगे पहुंचाने की। और उद्धव ठाकरे इसी बात को भूल गए, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और जो शिवसेना सेकुलरिज्म की तरफ चली गई। शिवसेना सेकुलर नहीं हो सकती, इस बात को उद्धव नहीं समझे और उन्होंने शरद पवार का साथ लिया। उद्धव ठाकरे तो इस बात को नहीं समझे कि ये जो शिवसेना है सेकुलर नहीं हो सकती। पर इस बात को जो एकनाथ शिंदे हैं इन्होंने बखूबी समझा और ये इसी बात को आगे लेकर आगे अपने रास्ते पर बढ़े। तो एकनाथ शिंदे हिंदुत्व को आधार मानकर आगे बढ़े। हिंदुत्व को आधार बनाकर उन्होंने अपनी सत्ता आगे बढ़ाई, अपनी राजनीति आगे बढ़ाई। जिसके बाद जो एकनाथ ने कहा था कि हमारी पार्टी शिवसेना हिंदुत्व से भटक गई थी और अब वो रास्ते पर लौटना चाहती है, यही कहते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा। जिसके बाद जो बाल ठाकरे थे जिन्होंने इस पार्टी को बनाया था, बाल ठाकरे को हिंदुत्व का हृदय कहा जाता था। हिंदुत्व का हृदय उन्हें लोग प्यार से कहते थे। क्या उद्धव ठाकरे को लोग प्यार से हिंदुत्व का हृदय कह सकते हैं? क्या ऐसा कहने की सोच भी सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस रास्ते पर चले हैं उसमें हिंदुत्व तो कहीं भी नहीं है। इसके अलावा जिसके शासन में पालघर में 2 साधुओं को, निहत्थे साधुओं को मार दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए पुलिस की निगरानी में, जो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद
370 35A को हटाने का विरोध करता हो, जो गांधी परिवार की तारीफ करता हो, उनकी प्रशंसा करता हो और मोदी को अपना दुश्मन मानता हो। ऐसा व्यक्ति जो मोदी को दुश्मन मानता है, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जिसको समाधान समझ रहे थे, असल में वही समस्या है। मतलब मोदी का साथ छोड़कर, बीजेपी का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस का हाथ पकड़ा, पर जो समाधान था उसका साथ उन्होंने छोड़ दिया। मोदी यानी कि समाधान, बीजेपी यानी कि समाधान और कांग्रेस यानी कि समस्या, उन्होंने समस्या का हाथ पकड़ लिया। तो यही हुआ, और जैसे ही यह हुआ, आम वोटर समझ गए कि उद्धव ठाकरे इस पार्टी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आम वोटर समझ गए कि ये लोग कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, इसमें यह जो इनका रास्ता है गड़बड़ा गया है, इसके साथ हमारा भविष्य नहीं जुड़ सकता। तो जो 2019 में चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, इन दोनों में ही जो उम्मीदवार थे शिवसेना की तरफ से, उन्होंने किस तरह जीत हासिल की? उन्होंने जीत हासिल की मोदी के ऊपर। उन्होंने मोदी के बड़े बड़े फोटो वाले पोस्टर्स बनवाकर अपना प्रमोशन किया, मोदी का सपोर्ट पाया, जिसके बाद उन्होंने मोदी को पीठ दिखा दी। उन्होंने इस सपोर्ट के ज़रिए ही उम्मीदवारों ने जो है सीट हासिल की, पर अब उन्हें पता है कि आगे वो कैसे जीत सकते हैं। जो आगे चुनाव होंगे उनमें वो जीत ही नहीं सकते जब तक कि बीजेपी का सपोर्ट उनके साथ नहीं होगा। पर ये बात अब इन जो विधायक हैं इनको समझ आ गई है, पर उद्धव ठाकरे को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है। वो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहते हैं। पर उद्धव को लगा कि बीजेपी उन्हें जो नहीं दे पाई, जो सीट नहीं दे पाई, शरद पवार ने दे दिया। शरद पवार का उन्होंने हाथ पकड़ा, पर शरद पवार को ये भी पता है कि उंगली से गले तक कैसे पहुंचा जाता है। उंगली उद्धव ठाकरे ने पकड़ाई, शरद पवार ने सीधा जाकर गला पकड़ा। तो शरद पवार ने जो सीट दी, उसके बाद तो शरद पवार के 7 खून भी उद्धव ठाकरे ने माफ कर दिए। ये व्यक्तिगत मैं नहीं कह रही हूँ, ये राजनीतिक मुहावरों के रूप में कह रही हूँ कि शरद पवार के तो 7 खून भी माफ है। जिसके बाद शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया और सरकार का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जो शरद पवार चाहते थे, सरकार उसी हिसाब से चलती थी, उद्धव ठाकरे भी उसी हिसाब से चलते थे, क्योंकि शरद पवार ने ऐसा जो पासा फेंका था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे उनकी जी हुजूरी करने लगे। सरकार शरद पवार की गिरी है, उद्धव ठाकरे की नहीं। आज जो उद्धव ठाकरे का भी वो हाल नहीं है जो शरद पवार का है। उनकी बातें कभी सुनिए, उनके मुख अरविंद से जो निकलता है उसको सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि शरद पवार कितने बड़े झटके में हैं। पर जो बाला साहब ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे, उनसे अगर थोड़ी सी भी अपने पिता की राजनीति समझते तो शायद अब जो मंजर है महाराष्ट्र में, जो संकट आया है उद्धव ठाकरे पर, वो मंजर आज नहीं होता अगर वो अपनी पिता की बात सुनते। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो थे वो हमेशा अपने जो शिव सैनिक थे उनकी विचारधारा और राजनीति का जो समरस था उसे एक समान मानते थे। राजनीति और विचारधारा का समरस तैयार करते थे, उसे समानता से आंकते थे। अब सवाल ये आता है कि कोई भी पार्टी अपनी विचारधारा चेंज कर सकती है, कोई भी पार्टी अपनी विचारधारा बदल सकती है, सभी को हक है जी। पर आपको यह समझना चाहिए विचारधारा बदलने से पहले कि आपका मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है, आपका जो मूल तत्व है वो कौन सा है। मूल तत्व कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, मूल तत्वों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जैसे किसी भी मूल तत्व को जो छोड़ दिया जाता है किसी भी खाने में तो उसका स्वाद बदल जाता है, उसी तरह ये चीज़ सभी पर लागू होती है, चाहे राजनीति हो चाहे आम जीवन हो। अपना मूल तत्व कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने मूल तत्व अपना बदला तो इसने किसका स्वरूप लिया? एकनाथ शिंदे का। आज स्थिति ये है कि 56 जो विधायक जीत कर आए थे इस पार्टी से, शिवसेना से, उनमें से 40 विधायक अभी गुवाहाटी में बैठे हैं, वो भी एकनाथ शिंदे के साथ। तो
कंगना रनौत का जब घर तोड़ा गया तो जो संजय राउत थे बहुत खुश थे। संजय राउत बहुत खुश थे। जो लोग इस पार्टी की तारीफ करते हैं वो बहुत खुश थे, सभी खुश थे। लेकिन जो आम आदमी था वो खुश नहीं था। इस फैसले से, उद्धव ठाकरे की इस कार्यवाही से जो आम आदमी था वो खुश नहीं था। हनुमान चालीसा का पाठ करने पर जो सरकार राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला सकती है, ये बहुत अचंभे की बात थी कि शिवसेना द्वारा ये कदम उठाया गया। राष्ट्रद्रोह वो भी हनुमान चालीसा पढ़ने पर, ये बहुत ही अचंभे की बात थी। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये समझ नहीं आया। उद्धव ठाकरे इसको नहीं समझ पाए कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। और इसको जो कैडर है इसको स्वीकार नहीं करेगा। उद्धव को ये भी समझ नहीं आया। जो कैडर होते हैं, अगर वो अपने नेता का साथ छोड़ दें तो नेता की वैल्यू एकदम बड़ा सा ज़ीरो हो जाती है। नेता की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है अगर कैडर अपने नेता का साथ छोड़ दें। वही हुआ उद्धव ठाकरे के साथ। तो उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने, अपनी ही दुनिया में वो खुश हो गए, अपनी ही दुनिया में मशगूल हो गए, दुनिया से कट गए। उन्होंने जो सामान्य नेता थे उनसे भी वो कट गए, उनसे बातचीत भी करना उन्होंने छोड़ दिया। जिसके बाद जो सरकार थी, जिसका मुख्यमंत्री था, अगर उसका स्पोक्समैन नवाब मलिक बन जाए तो क्या होगा। नवाब मलिक जिसका सीधा सीधा कांटेक्ट दाऊद इब्राहिम की गैंग से था, दाऊद इब्राहिम की गैंग से वो संपर्क रखता था, और वो ही शिवसेना का मुख्य प्रवक्ता बन जाए तो उद्धव को इसमें कुछ भी अचरज भरा नहीं दिखाई दिया, कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। पर आम जो शिव सैनिक थे उन सभी को ये सारी चीज़ें समझ आने लगी। दो छोटी छोटी ऐसी 2-3 बातें कही जाती हैं कि किस वजह से विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा। तो इसमें पहली है जो ईडी से डर गए, इस बात के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा। पर आपको बता दूं, इनमें से बहुत से ऐसे विधायक हैं, 5-6 को मैं नहीं बोल सकती, पर इसमें से ज़्यादातर विधायक ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, ग्रामीण इलाकों से आते हैं। उन्हें शायद ईडी, सीबीआई इनके बारे में कुछ पता भी ना हो। तो ऐसे लोग ईडी की वजह से ये पार्टी छोड़े तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा जो 16 विधायकों के खिलाफ सदस्यता रद्द करने का नोटिस जारी किया जाए, डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी करने को कहा गया, ऐसा कहा गया। पर आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इसमें कुछ संवैधानिक फैसले हैं, जिनमें से पहला है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में डिप्टी कमिश्नर की जो सदस्यता है वह रद्द नहीं की जा सकती। डिप्टी कमिश्नर किसी की भी सदस्यता को रद्द नहीं कर सकता। इसका अधिकार सिर्फ स्पीकर को होता है, जो प्रवक्ता होता है उसको होता है। और दूसरी बात, अगर एक बार स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का नोटिस आ जाए, कोई नोटिस भेज दे अविश्वास का, तो वो भी जब तक इसका निपटारा नहीं हो जाता इस नोटिस का, तब तक किसी के भी खिलाफ जो है नोटिस वो जारी नहीं कर सकता, किसी की भी सदस्यता वो खत्म नहीं कर सकता, किसी की भी सदस्यता को रद्द नहीं कर सकता। तो 2 निर्दलीय विधायकों ने पहले ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले को खींचा जा रहा है, रबड़ की तरह खींचा जा रहा है। तो जो शरद पवार हैं, उनकी गोद में फिर से उद्धव ठाकरे जाकर बैठ गए हैं। वो उनसे सॉल्यूशन पूछ रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। शरद पवार उन्हें अविश्वास दिला रहे हैं कि पार्टी तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगी, सरकार नहीं गिरेगी। पर हुजूर, सरकार आप बचाओगे? सरकार को बचाने के लिए आपको संख्या चाहिए, बहुमत चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है, जो कि एकनाथ शिंदे के पास है। अभी जो उद्धव ठाकरे हैं और एकनाथ शिंदे दोनों एक ही काम में लगे हैं, शिवसेना के पीछे लगे हैं। एक पार्टी बचाना चाहता है और एक पार्टी पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। तो दोनों एक ही मुद्दे के पीछे लगे हैं। उन्होंने एक ही टारगेट सेट कर रखा है। एक पार्टी को बचाना चाहता है जिसकी पार्टी है, और दूसरा इस पार्टी को हथियाना चाहता है जो कि इस पार्टी पर अधिकार जमाना चाहता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो, नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टाइम।